हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। सभी प्रकार की रेलवे के एग्जाम हो गए, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, जो भी अभी रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं, और एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी, और अदर कोई एग्जाम है जिसमें साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जीवों की वर्गीकरण की प्रणाली का विकास किसने किया था? जीवों की वर्गीकरण की प्रणाली का विकास कार्ल लिनियस ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत करने का प्रमुख आधार क्या है? जीवों को आप अलग अलग वर्ग में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसका प्रमुख आधार क्या होता है? तो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए प्रमुख आधार होता है आनुवांशिक और भौतिक विशेष है कि उनके जेनेटिक्स कैसे हैं और उनकी फिजिकल जो भी स्पेशलिटीज हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, उनके बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक प्रोटिस्ट है? तो इसमें है अमीबा। अमीबा एक प्रोटिस्ट जीव है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों को वर्गीकृत करने का एक प्रमुख आधार क्या है? तो पौधों को वर्गीकृत करने का आधार है फूलों की उपस्थिति। ये फूलों की उपस्थिति के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशीय जीवों का वर्गीकरण किस श्रेणी में किया जाता है? तो एक कोशी के जीवों का वर्गीकरण एकल कोशी के यूनिसेल्युलर वर्गीकरण में श्रेणी में किया जाता है। वो जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, तो वो कौन से हो जाएंगे? यूनिसेल्युलर, एकल कोशिकीय जीव। नेक्स्ट है, जीवों की श्रृंखला में सबसे बड़ा वर्ग क्या है? जीवों की श्रृंखला में सबसे बड़ा वर्ग होता है डोमेन। क्या हो जाएगा? डोमेन। नेक्स्ट है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा उपकरण सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? जीवों को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत करना है, तो उसके लिए कौन सा उपकरण यूज में आता है? तो उसके लिए क्लासिफिकेशन की, या इसको हम वर्गीकरण कुंजी भी बोल सकते हैं। वर्गीकरण कुंजी, क्लासिफिकेशन की का हम यूज करते हैं जीवों को वर्गीकृत करने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा है? तो इनमें से बैक्टीरिया, ताजे पानी की मछली, गाजर। गाजर एक पौधा है, करेक्ट, तो ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का वर्गीकरण किस श्रेणी में किया जाता है? तो मछलियों का वर्गीकरण जंतु श्रेणी में किया जाता है। किसमें किया जाएगा? एनिमल या जंतु श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की वर्गीकरण प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सबसे छोटा है? कि जीवों को हम वर्गीकृत करते हैं, तो उसमें सबसे छोटा स्तर कौन सा होगा, या सबसे नीचे जो है कौन सा स्तर आता है? सबसे नीचे आती है स्पीसीज। कौन सा हो जाएगा? स्पीसीज। जाति जो है वो सबसे छोटा स्तर है वर्गीकरण प्रणाली में। नेक्स्ट है, एक जीव को पहचानने के लिए वैज्ञानिक नामकरण का क्या महत्व है? जीवों को अलग अलग वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, तो उसका क्या महत्व है? क्यों जीवों को अलग अलग वैज्ञानिक नाम देने की जरूरत पड़ती है? ये जरूरत पड़ती है हमें जीवों की पहचान में, ये मदद करता है। ये जीवों की पहचान में मदद करता है वैज्ञानिक नामकरण। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सजीवों के अध्ययन में नहीं आता है? तो इसमें सजीवों के अध्ययन में प्रोटिस्ट नहीं आता है। प्रोटिस्ट जो है वो सजीवों के अध्ययन में नहीं आता है। जीवाणु भी आते हैं, और ये दोनों एक ही लिख दिए गए हैं, और बाकी इंसेक्ट भी इसमें आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण में जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ये वर्टिकल क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे होता है? तो वर्टिकल क्लासिफिकेशन आनुवांशिक समानता के आधार पे होता है। अगले प्रश्न में पूछा है, कौन सा जीव मल्टी सेलुलर जीव है? तो इसमें से मल्टी सेलुलर जीव है आपका फंजाई। कौन सा हो जाएगा? फंजाई। अमीबा भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय है, और यूनिसेलुलर तो है ही एक कोशिकीय, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक। नेक्स्ट है, उभयचर को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? एम्फीबियंस को किस में करते हैं? एम्फीबियंस को कशेरुकी जीवों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्टिब्रेट्स में।
किसमें किया जाएगा? कशेरुकी में। अगला प्रश्न है, जीवों की पहचान में कोशिकाओं की संरचना का क्या महत्व है? तो कोशिकाओं की संरचना का महत्व है कि ये विशेषताओं को बताता है। कोशिकाओं की विशेषताओं को बताता है। नेक्स्ट है, क्या सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है? तो हाँ, जितने भी जीव हैं उनमें सब में डीएनए पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की वर्गीकरण का एक और नाम क्या है? जीवों को वर्गीकरण करने का और एक नाम है टेक्सोनोमी। वर्गीकरण, टेक्सोनोमी। ये टेक्सोनोमी वर्ड ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसका नाम ध्यान रखना है। कई बार ये हिंदी में लिख के भी आपको इस तरह से दे सकता है, टेक्सोनोमी। तो ये हो जाएगा, जीवों की वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसका एक और नाम क्या है? टेक्सोनोमी। नेक्स्ट है, जीवों की वर्गीकरण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आनुवांशिक समानता। कौन सा हो जाएगा? आनुवांशिक समानता। नेक्स्ट है, कोशिका की सबसे छोटी संरचना क्या है? तो कोशिका की सबसे छोटी संरचना होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिका के केंद्रक का प्रमुख कार्य है आनुवांशिक जानकारी का संग्रह। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक जानकारी का संग्रह। कि किसी भी जीव में जो आनुवांशिक जानकारी होता है, उस आनुवांशिक जानकारी होती है उसका संग्रह कहाँ होता है? केंद्रक में। केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित रहती है। इसमें डीएनए में, और डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एकल कोशिकीय है? तो इसमें से एकल कोशिकीय है जीवाणु। बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें कौन सा स्टेज जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो वो होता है माइटोसिस। ये माइटोसिस है। कौन सा हो जाएगा? माइटोसिस जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमारी कोशिका होती है उसमें ऊर्जा कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, कोशिका की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की बाहरी परत को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। इसमें हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका विभाजन में सहायता करता है? तो कोशिका विभाजन में राइबोसोम नहीं, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के काम आता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कोशिका विभाजन में सहायता करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा अंग है कोशिका विभाजन में सहायता करता है? स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत को विकसित किया? क्या पूछा है? शेल थ्योरी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया है रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, कोशिका में पानी की मात्रा को बनाए रखने का कार्य किस अंग के द्वारा किया जाता है? कोशिका में पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा को बनाए रखने का कार्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, जो कि किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी अंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? कोशिका में पानी की मात्रा को बनाए रखने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लास्टिड का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड का काम क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का। कौन सा सही है? ऑप्शन ए, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होगा कोशिका के अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राइबोसोम किस सामग्री से बने होते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है प्रोटीन प्लस आरएनए। प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका में जलीय वातावरण में मौजूद कणों को क्या कहा जाता है? तो कोशिका में जो जलीय वातावरण है उसमें जो भी कण मौजूद होंगे उनको कहा जाता है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या कैसे बदलती है? तो कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है? तो जो प्लांट सेल होती है, पौधों की कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये ऑप्शन बी में हो जाएगा। जो भी पौधों की कोशिका है, प्लांट सेल जो है, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका में रेस्पायरेशन या श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में विषाक्त पदार्थों का निष्कासन किस अंग द्वारा होता है? तो विषाक्त पदार्थों का निष्कासन लाइसोसोम द्वारा होता है। किससे होता है? लाइसोसोम। कोशिका में विषाक्त पदार्थों का निष्कासन लाइसोसोम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की संरचना का सर्वप्रथम अवलोकन किया? कोशिका की संरचना का सर्वप्रथम अवलोकन किया था रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो जाएंगे? ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी में विशेष गुणों के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? तो आनुवंशिकी में विशेष गुणों के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। कौन होते हैं? जीन। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ए, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन का विशिष्ट स्थान क्रोमोसोम पर क्या कहलाता है? तो कोई भी क्रोमोसोम है, उस पर जीन उपस्थित है, इस पर कोई भी जीन उपस्थित होगा तो उसका एक विशिष्ट स्थान होता है कि उसी स्थान पर उसी प्रकार का जीन पाया जाएगा। जैसे कि कोई भी जीन लंबाई के लिए उत्तरदायी है, तो वो अगर यहाँ पे पाया जा रहा है किसी क्रोमोसोम पे, तो वो इसी स्थिति पर दूसरे क्रोमोसोम पर भी पाया जाएगा। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं लोकस। क्या कहा जाएगा? लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार एकल जीन से गुण विरासत में मिलते हैं? तो एकल जीन से गुण विरासत में मिलते हैं आनुवंशिकता के सिद्धांत से। कौन सा बताता है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो ये बताती है कि आपको एकल जीन से गुण जो है विरासत में मिलते हैं। नेक्स्ट है, दो विशेषताओं के लिए जीन का संयोजन क्या कहलाता है? तो दो विशेषताओं के लिए जीन का संयोजन कहलाता है जीनोटाइप। क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो जीन के अलग अलग रूपों को कहा जाता है एलेल। क्या कहा जाएगा? एलेल। जीन के भिन्न रूपों को एलेल कहेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का क्रॉस एकल जीन के दो विशेषताओं का अध्ययन करता है? कि कोई भी एकल जीन है, उनका संकर या उनका क्रॉस हम कहें, तो वो कौन सी दो विशेषताओं का अध्ययन करता है? तो ये बताता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा हो जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला प्रश्न है, कौन सा जीन मुख्य रूप से एक विशेषता को प्रभावित करता है? तो मुख्य रूप से कौन एक विशेषता को प्रभावित करता है? प्रमुख जीन। जो भी डोमिनेंट जीन होगा वो एक विशेषता को प्रभावित करता है। कि लंबाई के लिए दो जीन हो सकते हैं। एक तो अगर लंबाई अधिक है तो उसके लिए, एक दूसरा हो जाएगा जो हाइट छोटी है तो उसके लिए जीन। अब इन दोनों में से जो डोमिनेंट करेगा, जो ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो अपनी विशेषता दिखाएगा। यदि ज्यादा लंबाई वाला जीन ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा ताकतवर है, तो वो अपनी विशेषता दिखाएगा, हाइट ज्यादा दिखाएगा। अगर छोटी हाइट वाला जीन ज्यादा प्रभावी है तो वो अपनी विशेषता दिखाएगा। तो ये जो भी जीन डोमिनेंट होगा वो अपनी विशेषता दिखाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमुख जीन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी में सहयोगी जीन का क्या अर्थ है? तो सहयोगी कौन होता है? जो साथ मिलके काम करे। इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें जीन जो समान गुणों का निर्माण करते हैं, नहीं। जीन जो एक विशेषता को प्रभावित करते हैं, ये भी नहीं होगा। ये तो हमारा प्रमुख जीन होता है। ऑप्शन सी में दे रखा है, जीन जो अन्य जीन के साथ मिलकर काम करता है। तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन सी। जो साथ में मिलकर काम करता है वो कौन सा हो जाएगा? सहयोगी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष गुण के लिए
एक जीन का सेट क्या कहलाता है? कि कोई भी स्पेशल फीचर लाना है, कोई भी आपका विशेष गुण आना चाहिए, तो उसके लिए जीन का एक सेट होता है। कोई भी जीन होगा वो जोड़े में अपना प्रभाव दिखाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? जीनोटाइप। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आनुवंशिकी म्यूटेशन का अध्ययन करती है? तो म्यूटेशन का अध्ययन किया जाता है आणविक आनुवंशिकी के द्वारा। कौन सा हो जाएगा? मोलिकुलर जेनेटिक्स अध्ययन करती है म्यूटेशन के बारे में। नेक्स्ट है, जब एक जीन का एक एलेल दूसरे एलेल के साथ मिलकर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस परिस्थिति को कहा जाता है सहायक प्रभाव। क्या कहा जाएगा? सहायक प्रभाव। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विकारों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आनुवंशिक विकारों का अध्ययन मेडिकल जेनेटिक्स में किया जाता है। इसमें है ऑप्शन बी, चिकित्सा आनुवंशिकी में आनुवंशिकी विकारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, और अगर जोड़ी ना पूछकर ये पूछे कितने क्रोमोसोम होते हैं, तब होते हैं 46। और गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम हो जाएंगे मानव में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के क्रॉस में एक गुण के 2 एलील्स का अध्ययन किया जाता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक गुण के ही 2 एलील्स का अध्ययन करते हैं। कौन सा होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है, किसी विशेष गुण के लिए जीन की केवल एक प्रति होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हेटेरोजाइगस। क्या कहलाती है? हेटेरोजाइगस। ऑप्शन बी। फिर है, गुणसूत्रों में समान जीन की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो समान जीन की जोड़ी को कहा जाता है होमोजाइगस। क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। और यदि अलग अलग हो तो उसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, होमोजाइगस। अगला प्रश्न है, मानवों में रंगहीनता का कारण किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? तो रंगहीनता का कारण ये एक जीन विकार है, जीन डिसऑर्डर है। जीन के विकार के कारण रंगहीनता या वर्णांता जैसी आनुवंशिक विकार मानव में आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी क्या है? पौधों की वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी है साम्राज्य। क्या है? साम्राज्य, किंगडम। ये पौधों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी होती है। अगला है, पौधों को कितने प्रमुख साम्राज्यों में वर्गीकृत किया जाता है? तो पौधों को प्रमुख 3 साम्राज्यों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने में किया जाता है? 3 साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक नॉन फ्लोरिंग पौधा है? कौन से पौधे में फूल नहीं आते हैं? बिना पुष्प का पौधा कौन सा है इसमें? तो इसमें है पाइन। पाइन का पौधा जो है उसमें फूल नहीं आते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी क्या है हमारा? बिना पुष्प का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ी बूटियां किस श्रेणी में आती हैं? तो जड़ी बूटियां एंजियोस्पर्म श्रेणी में आती हैं। कौन सी में आती हैं? एंजियोस्पर्म में। तो इसमें होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति किसके लिए आवश्यक है? तो पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। पौधों में यदि क्लोरोफिल उपस्थित है तभी उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसके लिए हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अगला है, पौधों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इनमें से हम देखें तो पौधों के वर्गीकरण का आधार हो जाएगा आकार और रंग नहीं होगा, फॉसिल एविडेंस भी नहीं होता है, आनुवंशिक समानता, जेनेटिक सिमिलरिटी। तो आनुवंशिक समानता पौधों के वर्गीकरण का एक आधार होता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे बीज पैदा नहीं करते हैं? तो ये होते हैं मूस। इनको क्या कहा जाएगा? मूस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ है? तो जिम्नोस्पर्म का अर्थ है खुला बीज। इसमें जो बीज होता है उसके चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, खुला बीज, नेकेड सीड। नेक्स्ट है, पौधों का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो पौधों का सबसे प्रमुख तत्व होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा जल निवास या एक्वेटिक है? कि जल में कौन सा पौधा पाया जाता है इनमें से?
तो कैनेना ये जल में नहीं होता है। नीलम वाटर लिली, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। जो वाटर लिली है नीलम जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये एक एक्वेटिक पौधा है, जल में पाया जाने वाला पौधा है। नेक्स्ट है किस पौधे का प्रयोग परंपरागत औषधियों में किया जाता है? तो परंपरागत औषधियों में प्रयोग किया जाता है थाइम का। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, थाइम जो पौधा होता है उसका प्रयोग करते हैं औषधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की वर्गीकरण में फिर से नए पौधों का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो फिर से नए पौधे बनने का जो निर्माण होता है वो होता है यौन प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पौधों में वापिस से नए पौधे बनते हैं। तो पौधों में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना पत्तियों का मुख्य कार्य होता है और ये क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अगला प्रश्न है पौधों में कौन सा अंग ऊष्मा को अवशोषित करता है? तो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जो पत्तियां होती है पौधों की, लीफ, पत्ता होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है पौधों में क्यूटीन किसका निर्माण करता है? तो क्यूटीन जो है वो पौधों में कोशिका दीवार, सेल वॉल बनाता है। क्या बनाता है? सेल वॉल। अगला प्रश्न है पौधों में बीज के निर्माण के लिए कौन सा अंग मुख्य है? बीज निर्माण के लिए सबसे मुख्य अंग होता है फूल। कौन सा होगा? फूल। जब फूल आएगा पौधे में तभी उसमें बीज का निर्माण होगा, तो सबसे मुख्य अंग हो जाएगा फूल। नेक्स्ट है किस प्रकार के पौधों के वर्गीकरण में बीज और फूल दोनों होते हैं? तो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें बीज और फूल दोनों होते हैं। कौन सा हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पौधों में उत्तकों की मुख्य श्रेणियां कितनी होती हैं? तो पौधों में उत्तकों की मुख्य श्रेणियां होती हैं दो। कितनी होती हैं? दो। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है जड़ के विकास में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जड़ों के विकास के लिए भी ऑक्सिन हार्मोन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन जड़ के विकास के लिए, और पौधों की वृद्धि के लिए भी ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन पत्तियों की गिरने में मदद करता है? तो पत्तियों की गिरने में मदद करता है एथिलीन। कौन सा काम करता है? एथिलीन। जो पौधे की पत्तियां होती हैं पीली हो जाती हैं और जब वो किसी काम की नहीं होती, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाती हैं, तो उनको गिराने में मदद करता है एथिलीन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है पौधों में किस प्रकार के उत्तकों की सबसे बड़ी मात्रा होती है? तो जो मूल उत्तक होते हैं, ग्राउंड टिश्यू, उनकी सबसे बड़ी मात्रा में ये उपस्थित होते हैं पौधों में। कौन से उत्तक हो जाएंगे? मूल उत्तक सबसे बड़ी मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन फल के पकने में मदद करता है? तो फल के पकने में मदद करता है एथिलीन हार्मोन। कौन सा करता है? एथिलीन हार्मोन फल को पकने में मदद करता। नेक्स्ट है पौधों के रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो देखते हैं। वायरस से भी पौधों में रोग होते हैं। बैक्टीरिया भी कारण होते हैं। कवक, फंजाई भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें जो तीनों ही हमको दे रखे हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, तीनों ही पौधों के रोगों के कारण हैं। तो इसमें हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का उत्तक पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है? तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं वेस्कुलर टिश्यू, परिवहन उत्तक। कौन से करते हैं? वेस्कुलर टिश्यू, परिवहन उत्तक पानी और जो अन्य पोषक तत्व होते हैं पौधों में उनका परिवहन करता है। नेक्स्ट है किस हार्मोन का उपयोग पौधों के जड़ विकास में सुधार करने के लिए किया जाता है? तो पौधों के जड़ विकास में सुधार करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन का। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन सूखे की स्थिति में पौधों को सहायता करता है? तो सूखे की स्थिति में पौधों को सहायता करता है एब्सिसिक एसिड। कौन सा करता है? एब्सिसिक एसिड। तो ये कौन से में दे रखा है? ऑप्शन सी में। एब्सिसिक एसिड पौधों को सूखे की स्थिति में सहायता करता है। अगला प्रश्न है पौधों में किस प्रकार के उत्तकों की विशेषता होती है कि ये विभाजित होते हैं? तो ये होती है परिग्रहण उत्तक। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनमें ये विशेषता होती है कि विभाजित होते हैं। परिग्रहण उत्तक।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पौधों में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? तो पौधों में बैक्टीरिया के द्वारा मोज़ेक रोग होता है टमाटर के पौधे में। तो इसमें ये कौन से में देगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, टमाटर का मोज़ेक रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है पौधों के उत्तकों में कौन सा उत्तक विशेष रूप से जल के अवशोषण में मदद करता है? तो जल के अवशोषण में मदद करता है एपिडर्मल उत्तक। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो विशेष रूप से जल के अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शन सी। अगला है पौधों में किन एंजाइमों का कार्य विकास और वृद्धि को नियंत्रित करना है? तो ये करते हैं हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं वो पौधों के विकास और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है जड़ के विकास में एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य है? तो एब्सिसिक एसिड जो है वो जल की कमी से पौधों का बचाव करता है। किससे करता है? जल की कमी से पौधों का बचाव करता है। इसीलिए सूखे की स्थिति में जो एब्सिसिक एसिड है वो पौधों की सहायता करता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का उत्तक पौधों के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है? तो पौधों के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है वेस्कुलर टिश्यू, परिवहन उत्तक। ये पोषक तत्व और जल का परिवहन करते हैं पौधों में, तो उनको विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? परिवहन उत्तक। नेक्स्ट है किस प्रकार की कोशिकाएं रोगाणुओं के खिलाफ पौधों की रक्षा करती हैं? तो रोगाणु के खिलाफ पौधों की रक्षा करती हैं रक्षात्मक कोशिकाएं, डिफेंसिव सेल्स। कौन सी करती हैं? रक्षात्मक कोशिकाएं। तो ऑप्शन ए सही है इसमें, रक्षात्मक कोशिकाएं। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे प्रभावी हार्मोन होता है ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा होता है? ऑक्सीन। ऑप्शन सी। अगला है रोगाणु ग्रंथियों द्वारा किस प्रकार के रोग होते हैं? तो रोगाणु ग्रंथियों से टॉक्सिक डिजीज, विषाक्त रोग भी होते हैं, बैक्टीरियल रोग भी होते हैं और फंगल रोग भी होते हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी सही है इसमें। तो अब तक हमने बात करी पौधों के बारे में। पौधों पौधों के बारे में हमने अभी तक के क्वेश्चन देखे हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे जंतुओं से संबंधित रहेंगे, तो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्राणियों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी क्या है? तो प्राणियों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी है किंगडम। कौन सा हो जाएगा? किंगडम, साम्राज्य। अगला प्रश्न है प्राणी साम्राज्य में कितने प्रमुख उप साम्राज्य होते हैं? तो इसमें 3 प्रमुख उप साम्राज्य होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न है कौन सा जीव एकल कोशिकीय प्राणी है? तो एकल कोशिकीय प्राणी इसमें है अमीबा। ऑप्शन ए ही दे रखा है, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा प्राणी जीवित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रखता है? जीवित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रखता है बैक्टीरिया। मछली को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अमीबा को भी होती है। बैक्टीरिया जो है उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्राणियों के वर्गीकरण में कशेरुकी का क्या अर्थ है? तो कशेरुकी का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कोलम, रीढ़ की हड्डी। तो इसी के आधार पे हम रीढ़ की हड्डी के आधार पर इनको प्राणियों को 2 भागों में बांटते हैं। तो कशेरुकी होता है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक होता है अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स। तो रीढ़ की हड्डी के आधार पर इनको हम कशेरुकी कहेंगे। नेक्स्ट है किस श्रेणी में सभी स्तनधारी प्राणी आते हैं? मैमल्स जो हैं वो सभी कशेरुकी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। किसमें आएंगे? कशेरुकी श्रेणी में आएंगे सभी स्तनधारी प्राणी। उसके बाद नेक्स्ट है किस प्राणी को सागर का कुत्ता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शार्क को। किसको कहा जाएगा? शार्क को। अगला क्वेश्चन है प्राणियों की वर्गीकरण में अविकसित विशेषता किस प्रकार के प्राणियों को दर्शाती है? तो अविकसित विशेषता बताती है अकशेरुकी। अकशेरुकी के बारे में बताती है इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं होता है। तो ये एक उनकी अविकसित विशेषता है। तो ये कौन बताएगा? इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी। नेक्स्ट है प्राणियों के वर्गीकरण में पक्षी किस श्रेणी में आता है? पक्षी जो है वो कशेरुकी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। किस में आते हैं? कशेरुकी श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा प्राणी जलीय और स्थल दोनों पर रह सकता है? तो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। उनको हम पहली बात तो उभयचर कहते हैं। और इनमें से ऑप्शन देखें तो मेंढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। सांप सिर्फ स्थल पे रहते हैं, बाघ भी स्थल पे रहते हैं और गिलहरी भी स्थल पे ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों के वर्गीकरण में कीट किस प्रकार के प्राणी हैं?
तो कीट जो है वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, अकशेरुकी। कौन से होते हैं? अकशेरुकी। कीटों में रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हुआ होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस प्राणी की त्वचा पर स्केल होते हैं? तो छिपकली की त्वचा पर बहुत सारे स्केल पाए जाते हैं। कौन सा हो जाएगा? छिपकली। नेक्स्ट है, प्राणियों के वर्गीकरण में दिमाग की श्रेणी में आता है? दिमाग कशेरुकी श्रेणी में आता है, वर्टिब्रेट में, जिनमें रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ होता है, उन्हीं में दिमाग उपस्थित होता है। तो कौन सा हो जाएगा? कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी समुद्र में रहकर ही प्रजनन करता है? समुद्र में रहकर ही प्रजनन करते हैं उथल, कोरल, टर्टल और मछली। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली। अगला प्रश्न है, प्राणी वर्गीकरण में स्तनधारी का क्या अर्थ है? स्तनधारी का अर्थ होता है दूध देने वाले। जो भी दूध देने वाले जीव होते हैं उनको स्तनधारी श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के वर्गीकरण में कशेरुकी और ये अकशेरुकी होगा। क्या हो जाएगा? अकशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी में क्या अंतर होता है? तो इनमें रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति का अंतर होता है। जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, और जो अकशेरुकी होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीढ़ की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्राणी सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क रखता है? तो सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क होता है स्तनधारी प्राणियों का। किसका होता है? स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क पाया जाता है। नेक्स्ट है, पशु उत्तकों की मुख्य श्रेणियां कितनी होती हैं? तो पशु उत्तकों की मुख्य श्रेणियां होती हैं 4। कितनी होंगी? 4। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक मांसपेशी उत्तकों का एक प्रकार है? तो मांसपेशी उत्तकों का एक प्रकार हो जाएगा इसमें से वेस्कुलर टिश्यू, ये नहीं होगा। एपिथेलियल टिश्यू भी नहीं होगा। तंतु उत्तक भी नहीं होता है। मांसपेशी उत्तक, मसल टिश्यू, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तकों में कोशिकाएं निकटता से जुड़ी होती हैं? तो एपिथेलियल उत्तक जो होते हैं उनमें कोशिकाएं एकदम निकटता से जुड़ी होती हैं। कौन से में? एपिथेलियल उत्तक में कोशिकाएं बिल्कुल पास पास में जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशी उत्तक की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो मांसपेशी उत्तक की 3 श्रेणियां होती हैं। कितनी होंगी? 3। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक शरीर के अंगों को जोड़ता है? तो शरीर के अंगों को जोड़ता है तंतु उत्तक। कौन सा जोड़ता है? तंतु उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तकों में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? देखते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होती हैं, एपिथेलियल उत्तक में भी नहीं पाई जाती हैं, मांसपेशी उत्तक में भी नहीं होती हैं। तंत्रिका उत्तक जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है, किस उत्तक की कोशिकाएं सीधे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? तो एपिथेलियल उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कौन से की होती हैं? एपिथेलियल उत्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो मांसपेशी उत्तक का मुख्य कार्य है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? संकुचन, ऑप्शन ए। पशु उत्तकों में किस प्रकार का उत्तक सबसे अधिक विकसित होता है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पशु उत्तक होते हैं उनमें कौन सा उत्तक सबसे अधिक विकसित होता है? तो इसमें तंतु उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे अधिक विकसित होते हैं। कौन सा हो जाएगा? तंतु उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक अंगों की सुरक्षा करता है? तो अंगों की सुरक्षा करता है एपिथेलियल उत्तक। कौन सा करता है? एपिथेलियल उत्तक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तंतु उत्तक में कौन सी कोशिकाएं प्रमुख होती हैं? तो तंतु उत्तक में चर्बी कोशिकाएं, फैट सेल्स जो होती हैं वो प्रमुख होती हैं। कौन सी हो जाएंगी? फैट सेल्स, चर्बी कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का उत्तक हृदय को बनाता है? तो हृदय को बनाता है मांसपेशी उत्तक। हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो सिर्फ मांसपेशियों का बना हुआ है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशी उत्तक। नेक्स्ट है, तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य है संवेदना, सेंसेशन, कि हमें संवेदनाओं का ज्ञान करवाना तंत्रिका उत्तक का सबसे प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, संवेदी। अगला प्रश्न है, किस उत्तक में
ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ग्रंथियां पाई जाती हैं एपिथेलियल ऊतक में। कौन से में पाई जाएंगी? एपिथेलियल ऊतक में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतकों में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो रक्त कोशिकाएं पाई जाती है तंतु ऊतक में। कनेक्टिव टिश्यू में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी ऊतक का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? मांसपेशी ऊतक की जो हृदय मांसपेशी होती हैं उनका प्रकार जो है अस्थायी होता है। कौन सा हो जाएगा? कार्डियक मसल्स, हृदय मांसपेशी। उसके बाद तंत्रिका ऊतक में किस प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं? तो तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, ग्लियल कोशिकाएं भी शामिल होती हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, सभी विकल्प सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाएं दोनों तंत्रिका ऊतक में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का ऊतक पानी और पोषक तत्वों का संचय करता है? पानी और पोषक तत्वों का संचय करता है तंतु ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू इनका संचयन करता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो मानव रक्त की मात्रा सामान्यतः 4 से 6 लीटर होती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। कितनी होती है? 4 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं सबसे अधिक होती हैं? मानव रक्त में आरबीसी सबसे अधिक पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक होती हैं मानव रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त के प्रमुख कार्य की बात करें तो पोषक तत्वों का परिवहन, रक्त पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में भी रक्त जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन ही सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच स्तर सामान्यतः कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच स्तर 7.35 से 7.45 होता है। कितना होता है? 7.35 से 7.45। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या काम होता है? रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। अगला है, मानव रक्त में कौन सा हार्मोन मुख्यतः पाया जाता है? तो मानव रक्त में, अपने रक्त में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं? कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे लड़ने में कौन सी कोशिकाएं आपकी मदद करेंगी? तो इसके लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC इसमें आपकी सहायता करती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो मानव रक्त में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए, बी, AB और O। तो ये 4 प्रकार के रक्त समूह मानव में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा होता है मानव रक्त में, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी किस अंग में बनती हैं? आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती हैं, बोन मेरो में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन सा हो जाएगा? श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस पदार्थ द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के रक्त समूह को दाता रक्त समूह कहा जाता है? तो दाता रक्त समूह कहा जाता है ग्रुप ओ को। किसको कहा जाता है? ओ को, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, वो सभी प्रकार के रक्त समूह को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं बिना नाभिक के होती हैं? तो ये होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। आरबीसी होती है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन सी में नहीं पाया जाएगा? आरबीसी में। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्रोटीन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो देखते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। दूसरा है एंजाइम। एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा है एल्बुमिन। तो तीनों ही इसमें प्रोटीन के प्रमुख प्रकार हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। एंटीबॉडी, एंजाइम, एल्बुमिन तीनों ही प्रोटीन के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से, लोहे की कमी से मनुष्य में एनीमिया होता है।
अगला प्रश्न है, किस अंग में रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया होती है? तो रक्त का थक्का बनाने में इसमें काम में आती है प्लेटलेट्स। कौन सी आती है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, मानव रक्त का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव रक्त का तापमान सामान्यतः 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होगा? 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मानव रक्त की आपूर्ति मुख्यतः किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? मानव रक्त की आपूर्ति हृदय के द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे हार्ट के द्वारा रक्त की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणाली होती हैं? तो मानव शरीर में प्रमुख प्रणाली होती है 11। कितने होते हैं मेजर सिस्टम? 11 मेजर सिस्टम होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट है, शरीर की संचार प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की संचार प्रणाली का प्रमुख कार्य होता है पोषक तत्वों का परिवहन करना। क्या होता है? पोषक तत्वों का परिवहन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मुख्य मांसपेशी प्रणाली क्या है? तो मुख्य मांसपेशी प्रणाली देखते हैं, कार्डियक मसल्स नहीं है, स्मूथ मसल ये भी नहीं है, स्केलेटल मसल जो कंकाली मांसपेशियां हैं वो मुख्य मांसपेशी प्रणाली है मानव शरीर की। तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस प्रणाली में हार्मोन का निर्माण होता है? हार्मोन का निर्माण होता है अंतःस्रावी प्रणाली में, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, किस अंग का कार्य शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करना है? तो ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है शरीर में यकृत में। कौन करता है? लीवर जो है वो शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का प्रमुख अंग है मस्तिष्क, ब्रेन। कौन सा हो जाएगा? मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में पाचन प्रणाली का मुख्य कार्य होता है भोजन का विघटन, भोजन का डाइजेशन करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की श्वसन प्रणाली में मुख्य अंग कौन से हैं? तो देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। हृदय, हृदय नहीं होगा। यकृत, लीवर भी नहीं होता है। फेफड़े, लंग्स जो है वो श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग होते हैं। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? तो मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस प्रणाली का कार्य जल संतुलन बनाए रखना है? तो जल संतुलन बनाए रखना काम हो जाएगा मूत्र प्रणाली का, एक्सक्रेटरी सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस अंग का कार्य शरीर को शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रिय करना है? तो शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रिय करता है मस्तिष्क। कौन करता है? मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 600 मांसपेशियां होती हैं। कितनी होंगी? 600। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है प्रतिरक्षा प्रणाली में, इम्यून सिस्टम में। किसमें होगी? प्रतिरक्षा प्रणाली। ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा प्रणाली, या हम कहें इम्यून सिस्टम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस अंग द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हृदय। हृदय कैसे करता है? हृदय पंप करता है ब्लड को, और ब्लड में ऑक्सीजन घुलकर पूरे शरीर में पहुंचती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हृदय की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान जो है वो लगभग 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट है, किस अंग में एसिड का उत्पादन होता है? एसिड का उत्पादन होता है स्टमक में, पेट में एसिड का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अंग का कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है यकृत, क्योंकि यकृत में ऊर्जा स्टोर रहती है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है मानव शरीर की वो यकृत में स्टोर रहती है। तो जब भी शरीर को आवश्यकता होती है तो ऊर्जा प्रदान करता है यकृत। नेक्स्ट है, किस प्रणाली में रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं जो हैं वो संचार प्रणाली का भाग होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम या संचार प्रणाली। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण बोन मेरो के द्वारा होता है, अस्थि मज्जा। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस प्रकार की होती है? प्रतिरक्षा प्रणाली होती है अनैच्छिक, इनवॉलंटियरी। इन पे इंसान का खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बॉडी खुद से इन पर नियंत्रण करती है। तो ये हो जाएगा अनैच्छिक प्रकार की या इनवॉलंटियरी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस अंग का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य है मस्तिष्क का। ब्रेन जो है वो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस प्रणाली का कार्य विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना है? तो विषाक्त पदार्थों का निष्कासन किया जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। मूत्र प्रणाली या एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो विषाक्त पदार्थों को मानव शरीर से बाहर निकालती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की अंतःस्रावी प्रणाली में कौन सी ग्रंथि प्रमुख होती है? तो सबसे प्रमुख ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगते हैं 30 सेकेंड। इतने कम समय में जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में एक बार राउंड कर जाता है। 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है रक्त अपने शरीर में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस अंग का कार्य शरीर के अंगों के बीच संचार करना है? तो शरीर के अंगों के बीच कम्युनिकेट करने का काम करता है मस्तिष्क, ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन में मदद करता है? पाचन में मदद करता है इनमें से यकृत। कौन करता है? यकृत। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस प्रणाली में ग्रंथियां होती हैं? तो ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी प्रणाली में। किसमें होती हैं? अंतःस्रावी प्रणाली में। नेक्स्ट है मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 6 मानव शरीर के लिए। कितने हो जाएंगे? 6। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व है ऊर्जा प्रदान करता है? तो देखते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, और फैट, वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है विटामिन सी की मुख्य भूमिका क्या है? तो विटामिन सी की मुख्य भूमिका है प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन। ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व है शरीर की मांसपेशियों के विकास में मदद करता है? तो मांसपेशियों के विकास में मदद करने के लिए पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, वसा, फैट नहीं, प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस प्रकार की वसा होती है? तो मानव शरीर में संतृप्त वसा भी पाई जाती है, सैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट भी होती है, ट्रांस फैट भी पाई जाती है। तो सभी प्रकार की वसा मानव शरीर में उपस्थित होती हैं। तो सभी विकल्प सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व है शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है विटामिन सी। कौन सा करता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से होगा? विटामिन डी। अगला प्रश्न है किस खाद्य पदार्थ में उच्च मात्रा में फाइबर होता है? तो इनमें से देखिए चावल, चावल में फाइबर नहीं होता है। अगला ऑप्शन है फल, फ्रूट्स में उच्च मात्रा में, हाई मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आयरन की मुख्य भूमिका क्या है? तो मानव शरीर में आयरन की मुख्य भूमिका होती है रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इनमें से वसा में घुलनशील होता है विटामिन सी। विटामिन सी वसा में घुलनशील होता है। सॉरी, इसमें क्या होगा? विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील होता है, विटामिन के। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व है शरीर की कोशिकाओं के विकास में मदद करता है? तो शरीर की कोशिकाओं के विकास में मदद करता है प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा पोषक तत्व है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है किस प्रकार का वसा
दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है? तो दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड फैट। कौन सी हो जाएगी? अनसेचुरेटेड फैट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिजों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? देखते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम भी महत्वपूर्ण है, सोडियम, सोडियम भी महत्वपूर्ण है, आयरन भी महत्वपूर्ण है। इसमें सभी विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विटामिन शरीर में लंबे समय तक संचित किए जा सकते हैं? तो वो विटामिन जो कि जल में वसा में घुलनशील होते हैं, उनको लंबे समय तक संचित किया जा सकता है। कौन सा हो जाएगा? वसा में घुलनशील, क्योंकि जो जल में घुलनशील होंगे वो तो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से जल में घुल के बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, तो इसमें हो जाएगा वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। कौन सा हो जाएगा? एनीमिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व है त्वचा की सेहत में सुधार करता है? त्वचा की सेहत में सुधार करता है विटामिन ई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस खाद्य पदार्थ में उच्च मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है मछली में। किसमें पाया जाता है? मछली, फिश में। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व है हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है? हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है विटामिन डी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? मानव शरीर में सरल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो इसमें दोनों ही सही हैं, तो सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रोग की परिभाषा क्या है? तो रोग की परिभाषा क्या होगी? स्वास्थ्य की कमी, रोगाणुओं का विकास और शारीरिक असुविधा। तो ये तीनों ही रोग की परिभाषा में आ जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है? तो बैक्टीरिया के द्वारा मलेरिया नहीं होता, HIV नहीं होता, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? डेंगू बुखार जो मच्छर से फैलता है, किससे हो जाएगा? मच्छर से। अगला प्रश्न है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? देखते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी हृदय रोग का कारण है, धूम्रपान, स्मोकिंग भी है, अनियंत्रित आहार, अनकंट्रोल डाइट भी इसका उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, किस रोग के कारण शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है? तो शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है मधुमेह रोग में, डायबिटीज में, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, HIV वायरस किस बीमारी का कारण बनता है? तो HIV वायरस से एड्स बीमारी होती है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्स। नेक्स्ट है, निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है सबसे अधिक, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हिपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को इफेक्ट करता है हिपेटाइटिस रोग। नेक्स्ट है, कौन सा रोग मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है? तो इसमें हो जाएगा HIV। HIV रोग जो है वो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टीबी का मुख्य लक्षण क्या है? ट्यूबरकुलोसिस का। देखते हैं, बुखार, बुखार आता है टीबी में, खांसी, कफ भी होता है और वेट लॉस, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल संक्रमण है? तो वायरल संक्रमण टाइफाइड नहीं है, डेंगू, डेंगू एक वायरल संक्रमण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय का रोग या हार्ट अटैक किस कारण से होता है? तो हार्ट अटैक आता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी आता है, डायबिटीज के कारण भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, स्मोकिंग, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ये हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी के लक्षण में जोड़ों में सूजन होती है? तो जोड़ों में सूजन होती है गठिया रोग में, अर्थराइटिस में बीमारी के लक्षण में जोड़ों में सूजन होती है। नेक्स्ट है, अर्थराइटिस, ये गठिया का मुख्य कारण क्या है? तो अर्थराइटिस का मुख्य कारण है एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है अर्थराइटिस भी या जोड़ों में दर्द की समस्या भी बढ़ने लगती है, उसी को हम अर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रोग हृदय के लिए सबसे खतरनाक है? तो देखते हैं, HIV,
इतना भी नहीं है। मलेरिया भी नहीं है। तीसरा है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप जो है वो हृदय के लिए सबसे खतरनाक होता है। नेक्स्ट है एचआईवी का संक्रमण मुख्य रूप से किस तरीके से होता है? तो एचआईवी का संक्रमण ब्लड से भी हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है और एयर हवा से भी हो सकता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ये हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग का कारण बनता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया किस प्रकार की बीमारी है? तो डिप्थीरिया जो है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। डिप्थीरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके साथ ही हमारी बायो के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आज की सीरीज को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज लेके। तब तक के लिए ये क्वेश्चन रिवाइज कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।